अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीटीआई में काफ़ी अरसे से धड़ेबंदी चली आ रही है, मगर अब इस धड़ेबंदी में शिद्दत आती जा रही है। कल तक इमरान खान के मंजूर नज़र सियासी रहनुमा आज एक दूसरे पर ही करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की मुआवनत करने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी भी पीटीआई क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फवाद चौधरी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकाला है। उनका दावा है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप इस्टेब्लिशमेंट ने इंस्टॉल की है। ये लोग हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से राबते में हैं। मौजूदा क़यादत के होते इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। उन्होंने मलाइशिया में अरबों रुपए की पेमेंट की। शेख वकास अकरम ने अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज़ किया। शेख वकास अकरम अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग पर ऐश कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड्स ले रहे हैं। सलमान अकरम ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर हुदैबिया तक मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टनर रहे। रऊफ हसन ने 5 करोड़ रुपए से जायद रकम पीटीआई से तनख्वाह के तौर पर वसूल की। फवाद चौधरी ने कहा कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाएंगे। पीटीआई की तमाम पुरानी क़यादत को इकट्ठा करने का फैसला किया है। मुझ समेत पुरानी तमाम लीडरशिप को ठुड्डे मारकर जेलों में डाला गया। मेरे खिलाफ 48 केसेस बनाए गए, जबकि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर एक भी केस नहीं है। वो 2.5 साल से ईसीएल पर हैं और मौजूदा पीटीआई क़यादत फंडिंग के लिए आए रोज गैर मुल्की दौरे पर चली जाती है। अगरचे दिसंबर 2024 में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया था कि इमरान खान ने पार्टी को फवाद चौधरी से अलहदा होने का हुक्म दिया है, मगर फवाद चौधरी अभी भी अपने आप को पीटीआई का हिस्सा करार दे रहे हैं। उनके भाई फैसल चौधरी इमरान खान को कानूनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। ऐसे में फवाद चौधरी को क्या ऐसी बातें करने से रोका नहीं जा सकता? हर तरह के सियासी, आईनी और अदालती मसले पर एक्स पोस्ट, खुतूत, वुकला, सहाफियों से बातचीत करने वाले इमरान खान क्या एक जुमले में यह बयान नहीं कर सकते कि फवाद चौधरी की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं? मान भी लिया जाए कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, तो फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान की पार्टी लीडर्स के बारे मुबैना ऑडियो टेप्स पर क्या कहा जाएगा? शेर अफजल मरवत के इल्जामात के बारे में क्या कहा जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा में चल रही रस्साकशी पर क्या कहा जाएगा? ऐसे में फवाद चौधरी पार्टी में हैं या नहीं? इससे ज्यादा अहम सवाल यह है कि फवाद चौधरी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए गए संगीन इल्जामात में कितनी सच्चाई है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई क़यादत भी बानी की रिहाई के हक में नहीं। मौजूदा लीडरशिप को पीटीआई में इंस्टॉल किया गया। फवाद चौधरी का बड़ा दावा कितना सच्चा, कितना झूठा? हसन निसार साहब, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात रहे, एक पॉलिटिकल एक्यूमेन रखने वाले लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे। फिर जो वक्त उन पर गुजरा वो उसको समझते हुए जो आज जो कुछ बता रहे और कह रहे हैं, आपके ख्याल में कितनी बात दुरुस्त है, कितनी सियासी है, कितना वो फायदा लेना चाह रहे हैं या पीटीआई को फायदा देना चाह रहे हैं? इतनी ठंडी आप भरी आते हैं? हाँ, मैं इतनी ही ठंडी या भरने का मकाम है। देखें, किसी भी माशरे की सबसे बड़ी बदनसीबी, बदकिस्मती और लानत ये होती है कि वहाँ सच और झूठ, जालिम और मजलूम, जायज़ और नाजायज़, गलत और सही के दरमियान तमीज़ करना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। पाकिस्तान एक ऐसा ही माशरा है। मैं नहीं जानता किसका दावा कितना सच्चा या कितना झूठा है। बाकी रह गई ये जो बात यहाँ बहुत आजकल चल रही है, तो एक मिसरा है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। तो ये जहन में रखें, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात है। उसी हिसाब से इसमें ये रस्साकशी है। ये पीपल्स पार्टी में हमने अवाइल उमरी में देखा है, जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में नहीं थे तब भी इनके दरमियान होती थी रंजिशें, ग्रोहबंदियाँ। इक़्तिदार में थे तब भी होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। उस ज़माने में चूँकि मीडिया का इस तरह का रोल नहीं था तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पता था, हमें तब भी पता था, ग्रुप्स होते थे। इसी तरह नून लीग में, लेकिन ये चूँकि पटवारी टाइप लोग हैं, कारोबारी से लोग हैं, इनका तरीक़ा वारदात ज़रा मुख्तलिफ होता है।
ये ज़रा कुन्ने मीसने होते हैं। ये चूंकि नया नया मौका मिला है ख़ास तरह की कम्युनिटी को पीटीआई की वजह से अपने थोपड़े दिखाने का, तो ये ज़रा लाउड है। अदरवाइज आपकी ट्रेडिशंस यही हैं, हत्ता के मुस्लिम लीग, ओरिजिनल मुस्लिम लीग में भी यही काम होते थे। ये हमारा कैरेक्टर है। हसन निसार साहब, जो अलीमा बीबी ने भी कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू सामने आई थी जिसपे उन्होंने लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया था कि आप खान साहब के बाहर निकालने के लिए कुछ करें, इस बात में कितनी हकीकत आपकी राय में हो सकती है कि जो इस वक्त लोग लीड कर रहे हैं, जो बाहर मौजूद हैं, वो कितने सिंसियर हैं कि खान साहब बाहर आए, या उनके हाथ में कुछ नहीं? क्योंकि ये बात कहना कि वो संजीदा नहीं है। आयशा जी नहीं आयशा, देखें कॉमन सेंस की बात है, मैं वही अप्लाई करूंगा। मेरे पास तो कोई, मैं तो कोई सोशलाइज करने वाला आदमी नहीं हूं ना, मैं इधर उधर मुंह मारता हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात कॉमन सेंस की है, इक़्तिदार अगर नहीं आता, इक़्तिदार मिलेगा सिर्फ इमरान को, पीटीआई नहीं। जितने मर्जी बिज्जू बांदर धड़े इकट्ठे हो जाएं, इनकी कोई औकात नहीं है और ये सब जानते हैं। इमरान अगर इक़्तिदार में आता है तो इनको भी हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। सो ये कहना एब्सोल्युटली, कितने दिन तक आप अपने थोबड़े या बयान दे के खुश हो लोगे? इट बॉइल्स डाउन टू बॉटम लाइन क्या है, इक़्तिदार तब तक नहीं होगा। मगर उनका तो इख्तियार अभी है। अगर आपकी बात को मैं रख के देखूं तो इस वक्त तो उन सबका इख्तियार है या नाम है जो कि कोई भी नहीं है, यानी कि अगर वो नोबडी है अगर इमरान खान बाहर हो, मगर इस वक्त तो वो इख्तियार और अथॉरिटी को वही लोग एंजॉय कर रहे हैं, मीडिया को एंजॉय कर रहे हैं ना। एक मिनट, मीडिया को एंजॉय आदत हो जाएगी तो वो सानवी है। इस वक्त वो छीछड़ों पे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, छीछड़ों पे, हड्डियों पे। रान का गोश्त तो तब मिलेगा ना, पुठ का, गर्दन का, जब इक़्तिदार होगा। इस वक्त तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो बतौर टाउट कर रहा है ना, तो ब्रोकरेज मिल रही होगी। ठीक हो गया। असल मजा तो यार, आप तो बच्चों जैसी बात कर रहे हो, आपकी हंसी मुझे बता रही है कि पता सारा कुछ समझ गई। आपने इस तरह कह दिया है, कारकुन भी खफा है कि जो बैठे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ गई जो आपने कहा है, रख लिया मैंने अपने हिसाब से इस पॉइंट को। ज़ैगम साहब, पीटीआई में धड़ेबंदी मौजूद है, दिखाई दे रही है, कमांड एंड कंट्रोल का वाज़े फुकदान नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन हैं, उनको भी बाज़ औक़ात खबर नहीं पता होती, कोई आके बताता है, वो बेखबर होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि पता चलेगी बात। केपी में गंडापुर साहब, असद कैसर साहब या जुनैद अकबर साहब अलग-अलग ग्रुप्स हैं, वुकला के अलग ग्रुप्स हैं, शेर अफजल मरवत साहब अलग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अलीमा बीबी की मुबैना ऑडियो टेप्स इस मामले पर मौजूद हैं, केपी हुकूमत की नाअहली, ये फवाद चौधरी के इल्ज़ामात। अब किधर रख के देखा जाए, इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, क्या बात दुरुस्त लगती है और क्या दुरुस्त नहीं लगती? आयशा, कैलिफोर्निया गोल्ड रश के बारे में जानती हैं? आप बताएंगे आज। 1848 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक बढ़ई ने सोना दरियाफ्त कर लिया। जब यह खबर फैली तो एक साल के अंदर 3 लाख लोग वहां बेलचे लेकर पहुंच गए सोने में अपना हिस्सा लेने। बहुतों को सोना मिला, बहुतों को ख्वारी मिली। पीटीआई में जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की सियासत का दूसरा गोल्ड रश है और पीटीआई की तारीख का भी दूसरा गोल्ड रश है। और इसकी तरफ अभी हसन निसार साहब भी इशारा फरमा चुके हैं, कह चुके हैं। देखिए, जो पाकिस्तान की दूसरी इस्टेब्लिश्ड जमातें हैं, उसमें नई सियासत बनाने का मौका किसी के पास नहीं है। पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स कह लें, उनके लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि वहाँ जगह है रिश्तेदारों के लिए, बिरादरियों के लिए, इलेक्टेबल्स के लिए। किसी नए सियासतदान के लिए, किसी वकील के लिए, किसी वर्कर के लिए ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। यह मौका पाकिस्तान में निकला था जब पीपल्स पार्टी ने उस वक्त की रायजुल वक्त सियासत को चैलेंज किया था और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकली थी। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्टेबल्स को जगह दी और जो नए लोग थे उनको फारिग कर दिया। पीटीआई में पहला मौका 2010 के बाद निकला था और दूसरा मौका निकला है अभी 2024 के इलेक्शन के बाद, जब जो इलेक्टेबल आए थे वो फारिग हो गए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत से लोगों की अपॉर्चुनिटी है, लाइफ लॉन्ग एम्बिशन है। सियासत के बारे में जो भी सोचता है, सियासत के बारे में एम्बिशन रखता है,
वो कोई ऐसी सियासी जमात में जगह बनाना चाहता है जो इक़्तिदार में आ सके, जो बड़ी जमात हो, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और जहां लीडरशिप की सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो ये ऐसा गोल्ड रश है कि लोग आ रहे हैं, भागे आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा मौका है, और जो लोग आए हैं उनके 3 कबीले बन गए हैं। एक कबीला है जो असली नस्ली नजरियाती अपने आप को कहते हैं, जो इमरान खान के साथ उस वक्त इकट्ठे हुए थे जब इमरान खान के पास कुछ भी नहीं था। जाहिर है वो सबसे बड़ा अपने आप को हकदार समझते हैं पीटीआई पर। उसके बाद कौन है? उसके बाद हैं इलेक्टेबल्स और ख़ानदानी सियासतदान, जो 2010 के बाद बड़ी तादाद में आए थे या लाए गए थे या बकौल फवाद साहब के अपने इंस्टॉल किया गया था उन्हें। और ये कितने थे? ये 2018 की असेंबली में जो पीटीआई के लोग मुंतखब हुए थे उसके आधे थे, 50% थे। लेकिन इन तमाम के तमाम को री इंस्टॉल किया गया, बल्कि क्या कहेंगे, इनको डिलीट किया गया। और जो डिलीट नहीं हुए, एंटीवायरस चला चला के उनको डिलीट किया गया। तो उससे फिर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली कि आधी लीडरशिप की पोजीशनें फिर खाली हो गई। फिर किसके लिए जगह बनी? वकीलों के लिए। अब यह 3 कबाइल, और इन 3 कबाइल के लिए रस्सा कशी जारी है और धींगा बुश्ती जारी है प्री एमिनेंट पोजीशन के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात में, जो एक सूबे पर हुकूमत भी कर रही है और हुकूमत के अपने तजादात हैं। एक तरफ देखिए कि एक सूबा है, वहां के सियासतदान बैठे हुए चरसे टिक्का खा रहे हैं, और जो पंजाब के पीटीआई वाले हैं वो हवालात की दाल खा रहे हैं। एक फॉल्ट लाइन ये भी है। और वो जो चरसी टिक्के खा रहे हैं वो दाल वालों को ताने देते हैं। वो कहते हैं तुम में जुर्रत नहीं है, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम बाहर नहीं निकलते, सब कुछ हम कर रहे हैं। सब कुछ क्या कर रहे हो तुम? तो मजे कर रहे हो, इधर जरा आके तो देखो ना। तो वो जो मजे कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि खान साहब बाहर आए। अगर सवाल ये बनता है कि किसी की कम दिलचस्पी है तो वो मजे वालों के बारे में बनता है। यानी पीटीआई में जो लोग इस वक्त केपी की गवर्नमेंट में हैं, उनको तो जाहिर है जब तक इमरान खान अंदर हैं उनके नज़र रखने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, जो गड़बड़ करे उससे करने वाला कोई नहीं है, तब्दील करने वाला कोई नहीं है। अगर उन पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन देखिए ये प्योर स्पेकुलेशन है ना। सही, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये तो मुकम्मल इल्जाम है जो एक दूसरे पर लगा रहे हैं। किसी के पास क्या सबूत है कि उनके दिल में क्या है, उनकी नीयत क्या है। लेकिन अगर बाकी सूबों को देखें और पंजाब को देखें, उनका क्या फायदा है इमरान खान के जेल में रहने का? उनका तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक हो गया, क्योंकि जिस वक्त तक इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा, जिस तरीके से भी निकले, चाहे वो इनकलाब ला के निकले, चाहे वो मुसालत करके लेकिन फिर वो जो फवाद चौधरी साहब बातें कर रहे हैं वो लीडरशिप के पैसों के लेने के ऊपर बात कर रहे हैं बार बार, और ये बड़े संगीन इल्जामात है। इफ्तिखार साहब, एक तरफ फवाद चौधरी साहब, अहम सवाल है, मुझे इसका क्विकली रिस्पॉन्ड करने दीजिए, मुझे क्विकली रिस्पॉन्ड करने दीजिए। बहुत ही अहम सवाल है, बहुत सीरियस सवाल आते हैं ऐसी पार्टी के बारे में जिसका बुनियादी चीज एंटी करप्शन है, और बहुत से इल्जामात बहुत संजीदा हैं, खास तौर पर केपी के बारे में से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और ये जो तकसीम है ये भी इस वक्त उस लेवल पर आ गई है कि नुकसान पहुंच रही है, क्योंकि ये वो लीडर हैं यही सवाल बन रहा है हमारे पास। फिर ये घर के लोग हैं, कहीं ना कहीं भेदी हैं, वो वकील हैं, उनके भाई फैसल चौधरी साहब खान साहब के। इफ्तिखार साहब, एक तरफ फवाद चौधरी साहब बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, क़यादत ही नहीं चाहती बाहर आए। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला से लेकर वो उसके बाद बात कर रहे हैं कि हम कोई गुलाम हैं, हमें तो सिखाया ये गया कि मतलब इस तरह कैसे मुझे बाहर निकाल सकते हो जमात से। ये घर का भेदी लंका ढाई वाला मामला हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है या खान साहब को फ़ायदा हो रहा है? जितना तजाद, जितनी तकसीम पार्टी के अंदर आ रही है। अफसोसनाक है, बहुत बड़ी पोलिटिकल पार्टी के तौर पर इमर्ज हुए, और आज जो कुछ आप मुझे बता रही हैं, जो कुछ मेरे साथियों ने बताया, उसको सुन के मुझे अफसोस भी है, क्योंकि एक पार्टी जो करप्शन के ख़िलाफ़ नारे की बुनियाद पर खड़ी हुई थी, आज एक दूसरे पर इतने भारी इल्ज़ामात करप्शन के लगा रही है, लूट मार के लगा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लगा रही है, असले की ख़रीद व फ़रोख्त पे लगा रही है। कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो उन्होंने एक दूसरे पर ना लगाया हो। कोई कह रहा फीसें खा गए, कोई कह रहा चंदा इकट्ठा करते हैं तो उसका हिसाब नहीं देते हैं, और लोग बेचारे जो चंदा दे रहे थे वो तो नेक नीति से दे रहे थे। तो हमारे एक हमसाए में पार्टी इमर्ज हुई थी
एंटी करप्शन के नारे पर, सही। और उसने दिल्ली को स्वीप किया था। फिर उस पर जब ये इल्ज़ाम लगा कि उस नारा लगाने वाले ने शीश महल बना लिया है, तो ये पिछले दिनों इंतखाबात हुए तो दिल्ली में इस पार्टी की तबाही हो गई। बड़ी पॉपुलर पार्टी थी वो, और उसने लोगों को, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लोगों को पानी भी दिया, लोगों को बिजली भी मुफ्त दी, लोगों को रिहाइश भी दी, उनके लिए अच्छी तालीम का जो वादा था वो भी पूरा किया। लेकिन जब करप्शन की बात आई तो वो पार्टी तबाह हो गई। लीडर उसका वही रहा, केजरीवाल ही रहा। अब मुझे डर है कि जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका कोई जवाब कभी भी पार्टी के लीडर ने नहीं दिया। ये बहुत अहम बात है। तो फिर इसका क्या समझा जाए? और जो इल्ज़ामात हैं वो छोटे नहीं हैं। उसमें कौन सा इल्ज़ाम है जो नहीं लगा? और जो आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हो, वहाँ पे जो इल्ज़ामात लग रहे एक दूसरे के, वो तो अरबों रुपए के हैं। सही। अभी पिछले दिनों एक झगड़ा हुआ तो उसने कहा, एक आदमी ने, कि झगड़े की बुनियाद ये थी कि एक आदमी जो झगड़ा कर रहा था और चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके बैठता था, वो एक कान मांग रहा था, ये जो होती है मिनरल्स की। जब इस किस्म के हालात हों और इस पर एक लफ्ज़ भी नहीं पार्टी की क़यादत ने कहा, ये सीरियस मामला है। तो फवाद ठीक कह रहे हैं, फवाद चौधरी जो बात कह रहे हैं। फवाद चौधरी पर भी तो इल्ज़ाम है ना। हाँ। फवाद चौधरी पर जो इल्ज़ाम है वो तो एक ऐसा इल्ज़ाम है, ऐसा फिक्रा कहा जा रहा है उसके बारे में, जो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहरहाल फवाद चौधरी सियासी वर्कर रहा है, उसने सियासी काम किया है, लेकिन इस पार्टी में एक दूसरे के बारे में जो लफ्ज़ सियासी बयान दे रहे हैं, ये कह लेते हैं। जी हाँ, नहीं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो लफ्ज़ सियासत में डेथ के बराबर है। यानी किसी सियासी वर्कर पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना उसकी मौत के मुतरादिफ है। अब देखें, पैसे की तकसीम और इख्तलाफ यहाँ तक ले आए, नहीं, बहुत दूर तक चले गए हैं। ये इतनी सिंपल बात नहीं है जितनी आपने कह दी है। एक पार्टी जो कि बुनियादी तौर पे इस तमाम चीज़ की नफ़ी के लिए खड़ी हुई, आज वो उसी के दायरे में आ गई है। उसके दायरे में न सिर्फ आ गई है, बल्कि आपके भी इल्म में आ गई है, मेरे इल्म में भी आ गई है, और पाकिस्तान के पूरे अवाम के मुल्क में रहने वालों के दायरे में आ गई है। मैंने कहा, मुझे अफसोस हुआ उसकी एक वजह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसके कारकुनों पर और जिसके लीडर्स पे एतमाद जो था लोगों का वो बहाल रहता। अब ये एतमाद शटर हो गया। शहजाद साहब, फवाद चौधरी कई दिनों से मीडिया, टॉक शोज, पोस्ट के जरिए संगीन इल्जामात लगा रहे हैं पीटीआई क़यादत पर। आर्मी चीफ को खत लिखे गए हैं, बहुत सी बातें इमरान खान साहब कहते हैं। क्या इनको रोकना मुश्किल है फवाद चौधरी को, या फिर पीटीआई बतौर जमात जवाब दें इन तमाम बातों का? शेर अफजल को रोकें या फवाद चौधरी को रोकें, या बैरिस्टर साहब को रोकें, या किसी और को रोकें, वक्त बहरहाल देखिए, बात यह है कि जो बातें की जाती हैं पीटीआई के बारे में, सच है या झूठ है ये तो खुदा जानता है या वो जानते हैं जो ये बातें करते हैं। लेकिन आप अमूमी तौर पर एक आपको चीज़ नज़र आती है, और नज़र क्या आता है कि कैलिबर की बहुत ज़्यादा कमी है उन लोगों में जो कि इस वक्त पीटीआई को लीड कर रहे हैं, जो कि इमरान खान की जगह पे बैठे हुए लोग लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। कैट तो बंद है और माइस को जगह मिल गई है खेलने की। तो यही एक आपको तो उसका 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 एक क्या कहना चाहिए कंपैरिजन नजर आता है इस सारी चीज के अंदर। एक ऐसी पार्टी जो कि 2011 के बाद जिसमें लोग आना शुरू हुए, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसकी मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई, और हमें नजर आता है कि ना मेंबरान की मैच्योरिटी है, ना नजरिए की मैच्योरिटी है। लीडर अगर अपने तौर पे मौजूद है, सपोर्टर मौजूद है, तो दरमियान वाला जो एक तंजीमी ढांचा होता है उसके अंदर मैच्योरिटी आपको एग्जिस्ट नजर नहीं आती। तो ये सारी चीजें कह दी गई हैं, हो चुकी हैं। सियासी सोच का फुकदान आपको नजर आता है, पार्टी की तरजीहात आपको किसी भी तरीके से नजर नहीं आती। टू मनी कुक्स जो कि इस सारे ब्रॉथ को स्पॉइल कर रहे हैं पीटीआई के। बड़ा सवाल ये है, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद अपना इफ्तिखार साहब ने आखिर में बात की, कि पीटीआई एक इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, इसका क्या बनेगा अगले 3-4 साल में। मैं अज्यूम करता हूं कि अगला इलेक्शन 2029 में होना चाहिए। 29 में होगा तो उस वक्त तक इमरान खान निकलते हैं, नहीं निकलते, इलेक्शन से कितना पहले निकलते हैं, ये सारी चीजें डिटरमिन करेंगी कि इमरान खान के आने के बाद क्या वो पार्टी को फिर संभाल पाता है या नहीं।
ये पार्टी इतने सालों में जब इमरान खान अंदर हैं और इन एमेच्योर्स के हाथों में है जो कि इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद नजर आते हैं किसी भी शक्ल के अंदर, तो बदकिस्मती से आपको लगता है कि पार्टी बिल्कुल डाउन स्लाइड पे है, नीचे को जा रही है और बहुत बुरे तरीके से नीचे को जा रही है। इसमें वो सोच ही नहीं डेवलप हो पा रही जो कि एक सियासी पार्टी की असास होनी चाहिए। तो ऐसी ही सूरत में इमरान खान क्या इतनी बिखरी हुई अफरा तफरी वाली पार्टी में, इतने इंतशार वाली पार्टी में क्या उसको मैनेज कर पाएगा? हम पहले ही कहते हैं कि इमरान खान उस पाइड पाइपर की तरह है जिसके पीछे सारा उसका लग जाता है। दूसरी बात यह है कि ये पार्टी, आप अंदर तारीख में चले जाएं, आपके पास टाइम शायद कम होगा, क्विकली एक 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 रेफरेंस दे देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक जमाने में ये वक्त आया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियाउल हक के जमाने में, और उस जमाने में लेकिन एक मार्शल लॉ दौर था। उस मार्शल लॉ दौर के अंदर एक पूरा जो आपकी नेशनल सेंटिमेंट था वो मार्शल लॉ के खिलाफ था। इस वजह से जब पजीराई मिली और रिकवरी का मौका मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो बहुत सारे हाथ थे उसको खड़ा करने के लिए, क्योंकि एक मार्शल लॉ के अगेंस्ट वो चीज। आज वो हालात नहीं है। आज सियासी हुकूमत है, चाहे हाइब्रिड हो जैसी हो। तो ऐसी सूरत में आधे लोग कम से कम एक दूसरी तरफ खड़े हैं और पूरी कौमी सोच नहीं है कि हमने पीटीआई को दोबारा खड़ा करना है। एक बहुत ये अहम फर्क है जो कि आपको नजर आएगा। इस वजह से मुझे पीटीआई का मुस्तकबिल मखदूश नजर आता है, और जिन्होंने पीटीआई को कहते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को गर्दन से पकड़ा हुआ है इस वक्त, वो बहुत कामयाब चाल है, जिसके बाद पीटीआई क्या सांस लेना मुझे दूबर होता हुआ ज्यादा मुश्किल नजर आता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल दुरुस्त। शहजाद साहब ने जहां कमेंट किया, सियासी जमात अपनी असास पर और स्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असेंबली में जो गुफ्तगू की गूंज रही, कहना क्या चाह रहे हैं, इस ब्रेक के बाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बल्कि बंद कमरों के अंदर बनाई जा रही है। मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इज़्तिराब में है। आम आदमी के पास ना तो रोजगार है और ना ही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। यहाँ पर महकमे मलियामेट किए जा रहे हैं, इदारे मलियामेट किए जा रहे हैं, लाखों अफराद बेरोजगार होते जा रहे हैं। पार्लियामेंट को इस बारे में सोचना है। एक साल से देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से हटधर्मी की जा रही है। हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाजत नहीं कि हम रियासत की बका और उसकी सालमियत के हवाले से कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ ही दे सकें। मौलाना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही। ऐवान बैठा हुआ है। इस हवाले से हमें इदराक होना चाहिए कि इस वक्त दो सूबों में हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ इस ऐवान में मौजूद होते तो उनकी खिदमत में अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है कि एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफगानिस्तान में हमारे जरगे जाते थे और जब मैंने उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। मौलाना का कहना था कि कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं, जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी जिम्मेदार, तो पार्लियामान भी होगा। अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं। बंद कमरों और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। हमें यहाँ से निकलना होगा या नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि हम मुल्क के लिए कब सोचेंगे। अगर कोई बका का सवाल पैदा करता है तो बुरा मनाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सूबों की असेंबलियां भी अवाम की नुमाइंदा असेंबलियां नहीं हैं। जब अवाम बाहर निकलते हैं तो कोई मुंतखब नुमाइंदा बशमूल वज़ीर आला अवाम का सामना करने में नहीं है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर बंद कमरों में अंगूठे लगाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, खदशात कितने दुरुस्त? हसन निसार साहब। देखें, ये अभी मौलाना ने बलूचिस्तान के हवाले से इंतहाई अलार्मिंग किस्म की बात की है। आपने उसे सवाल का हिस्सा नहीं बनाया तो कोई वजह होगी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन इट केम एज अ शॉक टू मी। अच्छा, बाकी जो बात की है वो ठीक कहा मौलाना ने, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है आयशा कि इन मकड़ हुक्मरानों को, इनको 40-40, 50-50 साल हो गए इसी खेल में। इन हुक्मरानों को पता सब कुछ है, लेकिन वो मुठ रखते हैं और सिर्फ अपने सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, बाकी सब कुछ जाए जहन्नुम में। ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि वो जानते नहीं है। अवाम इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, और पाकिस्तान इनके लिए सोने की कान और एक सरसब्ज चरागाह के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके एंटेनास हैं सिर्फ यहाँ इस मुल्क में।
असल कश्तियाँ कहीं और हैं, आबदोज़ें कहीं और हैं। सो मौलाना ने जुज़वी तौर पे ठीक बात की है, लेकिन उनकी एक बात जो आपने शामिल नहीं की वो बहुत परेशान कौन है। शहजाद साहब, मौलाना कह रहे हैं कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसीज हैं। क्या निज़ाम को चैलेंज करके कुछ हासिल करना चाह रहे हैं मौलाना साहब? आयशा, अगर मौलाना साहब आज हुकूमत में होते, हुकूमत का हिस्सा होते, इसी हुकूमत का जिस वक्त हुकूमत है, तो क्या वो ये सवाल उठाते? बिल्कुल नहीं। और अगर ये सवाल वो ना उठाते तो फिर आज उनकी जिस सवाल का कोई मतलब नहीं। वैलिड। और अगर वो सवाल उठाते, इस हुकूमत का हिस्सा होते, तो मैं कहता कि हाँ, एक सियासी सोच और एक सियासी लीडरशिप का ये एक इजहार है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें ये नहीं पता कि बंद कमरों में कौन कौन होता है। अगर कभी इसका भी हम अंदाजा कर लें या हमें पता लगा लें किसी तरीके से कि उन बंद कमरों में जहां अंगूठे लगाते हैं, अंगूठे लगवाने वाले कौन है और अंगूठे लगाने वाले भी तो मौजूद होंगे उन बंद कमरों में। और अगर वो बंद कमरों में अंगूठे लगाने वाले इसी कबील के लोग हैं जिसके मौलाना फजलुर रहमान जहां बैठ के बात कर रहे थे, तो फिर तो मेरा ख्याल है हमारे पास कोई उम्मीद किसी किस्म की नहीं। बातें जो वो कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी का जिक्र किया, 2 सूबों की सिक्योरिटी, मैं तो उससे भी बड़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिक्र करता हूं। और सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता को खतरा, अंदर से कोई जंग, दहशतगर्दी, ये वो वगैरह नहीं। इसके अंदर इंसानी जिंदगी, जान माल, जो मामलात कराची में इस वक्त चल रहे हैं, लाहौर, पंजाब के अंदर, हर जगह पे पाकिस्तान में, उसका भी तल्लुक पाकिस्तान की साख से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंसानों की सिक्योरिटी, हमारे शहरियों की सिक्योरिटी से। और उसके लिए कौन सी हुकूमत है जो वहां मौजूद है जो ये काम करेगी? हमारी फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा? तो ये वो इश्यूज हैं जो कि, और दूसरी बात, अगर किसी ने बताना ही है कि क्या करना है और आप किसी काम के नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तरीका होता था कि किसी के कंट्रोल में दे दिया जाता था मामला और कहा जाता था कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी शक्लन निभानी है और करना भी कुछ नहीं, और फिर जब हट जाएंगे और कहना कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं था, तो फिर आपको अपने अंदाज को सोचना पड़ेगा कि क्या इस काबिल हैं या सिर्फ चिरागा के तौर पे इससे पे सिर्फ चरने के लिए आते हैं यहाँ पर। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और इफ्तिखार साहब आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। जैगम साहब, मौलाना हाइब्रिड निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। 19 के बाद जब हाइब्रिड 1 को चैलेंज किया था तो पीपल्स पार्टी नून लीग फितरी इत्तेहादी बने। क्या अब की बार हमें दूसरा एक 2 इत्तेहाद बनता नजर आता है पीटीआई के साथ मौलाना का? देखिए, हमारे दोस्त अपने पीरों के बारे में बताते हैं कि एक ही वक्त में कई जगह मौजूद होते हैं। मौलाना साहब ऐसे पीरे तरीक़त हैं जो अंदर भी मौजूद होते हैं, बाहर भी मौजूद होते हैं। इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होते हैं, हुकूमत में भी होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं। वो किसी इत्तेहाद का भी हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो पीटीआई की सियासत है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ वो ज़्यादा लंबे वक्त तक चल सकते हैं या लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। ये उनके साथ मैच नहीं करती। अब जो उन्होंने कल तकरीर फरमाई जिसका महवर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी थे, और बहुत से उन्होंने दुरुस्त सवालात उठाए, मसलन सिक्योरिटी पॉलिसी की फॉर्मेशन के बारे में। और इसमें कोई भी शक नहीं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी की पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए और पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए, और ये ना होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और इस पर पाकिस्तान की तमाम पावर एलीट को गौर करना चाहिए। लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसे भी हैं जो सवालात हमारे उनसे बनते हैं। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि मैं गया था तो मसला हल करा के आ गया था, या मसला तकरीबन हल हो गया था। अब उन्होंने बताया नहीं कि कैसे हल हो गया था। हमारा तो एक ही मसला है अफगानिस्तान से, और हमारा मसला ये है कि भाई हमारे साथ क्यों प्रॉक्सी जंग कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? 3 साल से मुसलसल तुम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हो, दहशतगर्दों को तुमने बिठाया हुआ है, उनको असला दे रहे हो, उनको करोड़ों अरबों रुपए दे रहे हो। बस ये काम बंद करो। और हमारा क्या है? तो क्या तय करके आए थे? क्या इसके बदले में भी हमें कुछ देना पड़ेगा? क्या ये ऐसी जो है भत्ताखोरी है कि उस दहशतगर्दी के बदले में हमें फाटा का स्टेटस खत्म करना पड़ेगा, उसे वापस अंग्रेजी दौर में ले जाना पड़ेगा? क्या बॉर्डर को खत्म करना पड़ेगा? क्या उनको स्मगलिंग की खुली छूट देनी पड़ेगी? आखिर क्या हमें वापस देना होगा? मौलाना ये बता देना।
सही तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने जो सवालात उठाए हैं मैं उनके सवालात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन उनके जवाबात से इत्तफाक नहीं करता। इफ्तिखार साहब, क्या मौलाना की जो तहफ़्फ़ुज़ात, गुफ्तगू, ये जो वो कह रहे हैं वो कितना संजीदा और कितना सियासी है? देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि वो दोनों तरफ खेल सकते हैं बखूबी, नंबर एक। और नंबर दो, जितनी बातें उन्होंने की हैं, क्या ये शहबाज शरीफ उनसे दूर है? जब मिलना होता है तो एक टेलीफोन कॉल होती है और आपस में गप्पें हो रही होती हैं। 26वीं तरमीम वाले रात को किस तरीके से मुलाकातें हो रही थी, कौन किससे गुफ्तगू कर रहा था? बंद कमरों में तो नहीं हो रही थी, बंद कमरों में तो अंगूठे नहीं लगाए जा रहे थे। ये गलत बात करते हैं जब ऐसी बात करते हैं। और अफ़गानिस्तान के मसले में मैं बिल्कुल अपने दोस्त ज़ैगम के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, हमारी सरहद एक इंटरनेशनल सरहद है, इसको जो पार करेगा उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो किसी दुश्मन के साथ किया जाना चाहिए। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। जो कल तकरीर फरमाई है, मुझे दुख हुआ उनकी तकरीर सुन के। वो बहुत मुनासिब तकरीर नहीं थी। उनका ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार फरमाया, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। ये बातें तो बड़ी करते हैं, हाल भी तो बताएं ना। तो जो शिकवे कर रहे हैं, चाह क्या रहे हैं? नहीं, जो शिकवे कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मोहतरमा, मैं यही तो कह रहे हैं, जो शिकवे कर रहे हैं हाल बताएं। क्या हम अपना रकबा दे दें उनको? क्या हम फाटा को जो हमने मर्ज किया है उसको मर्जर को ख़त्म कर दें? क्या हम जो हो रहा बलूचिस्तान में जो हमारे ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, उस प्रॉक्सी वार को तस्लीम कर लें, उसके आगे सरनगू हो जाएं, हथियार डाल दें उनके सामने? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मौलाना साहब तजवीज़ करें, हम करें क्या? और ये मौलाना साहब जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहते हैं ना कि बंद कमरों में अंगूठे लगाए जाते हैं, ये भाई साहब जब आप इस सारे मामले में शरीक होते हैं तब भी मेरा ये सवाल होता है कि मुझे नहीं पता लगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता लगा कि 26वीं जो आईनी तरमीम हुई उसमें आपने बंद कमरों में बैठ के शहबाज शरीफ के साथ और दूसरे फ्रीकैन के साथ क्या बात तय की, मुझे तो उसका भी नहीं पता। तो खुदा के लिए आप पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपना रोल अदा करें, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।